नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान में जैव विविधता एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो इन फोटो में जैसे देख रहे हैं, ये जो टाइगर है वो रणथंभौर के कृष्णमृग ताल छापर के अंदर जो पाए जाते हैं, ये वल्चर, ये एंडर स्पाइडरमैन की स्पीसीज है, साइबेरियन क्रेन है और ये है गोडावन। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जैव विविधता एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को अपन जैव विविधता कहते हैं। और ये सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल जो किया था वो थे ईएन विल्सन ने 1986 में, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को बनाया जाता है। और जो जैव विविधता के अंदर हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? नॉर्मन मेयर ने 1988 में। इसके तहत भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, इस जगह जो वेस्टर्न घाट्स हैं इस जगह से, और यहाँ से जो ग्रेट हिमालयाज है पूरा, वहाँ पे इंडिया के अंदर दो जगह अपने को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। और राजस्थान में कोई भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। फिर है विश्व में जैव विविधता संरक्षण के प्रयास। तो इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया, जैसे स्वस्थान वाले, और जिसमें जीव और उनके प्राकृतिक आवरण में ही सुरक्षित होते हैं। जो जीव होते हैं उनके प्राकृतिक आवरण वहीं पे सुरक्षित होते हैं। इसके अंतर्गत अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल, रिजर्व आदि आते हैं। और एक्स सिटू जो कहते हैं, मतलब जो जीवों को उनके प्राकृतिक आवरण से बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे कोई जूलॉजिकल पार्क है, इसका उदाहरण है जीन बैंक दिल्ली, या उनके जीन को संरक्षित कर लिया जाए, ये सब दिल्ली या लखनऊ, इसके उदाहरण है जीन बैंक अपने दिल्ली और लखनऊ में है। फिर है कि सबसे पहले जीव की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में किसने प्रयास किए थे? तो सबसे पहले जो लिखित कानून मिला है वो प्रयास किए थे सम्राट अशोक मौर्य ने, और तीसरी शताब्दी में ये सम्राट मौर्य थे, उन्होंने प्रयास किए थे। फिर अपने 1948 में इंटरनेशनल IUCN बनी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आई से क्या हो गया? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, फॉर, सी से कल्चरल कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन, और एन तो दो बार ये, तो पहला जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड कोई कंट्री है, उसके अंदर मॉग शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। और फिर पढ़ते हैं, फिर IUCN ये जो पढ़ा था, इसी की सहायता से 1962 में WWF की स्थापना हुई थी, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के नाम से जाने। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में ही है। और फिर वर्तमान में अभी एक संस्था है जो जीवों को संरक्षित करती है, WWFN, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर से भी जाना जाता है इसी संस्था को। और लाल पांडा जैसे सिक्किम की काजीरंगा में संरक्षित किया जाता है, इसी की सहायता से किया जा रहा है, संस्था की सहायता से। लाल पांडा कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। और चीन के चुयान प्रांत के वोलोंग स्थान पर संरक्षित इनके लिए प्रजनन केंद्र के साथ साथ हार्फिन रिजर्व की स्थापना की गई है लाल पांडा के लिए। इंडिया के अंदर सिक्किम के कंजीरंगा नेशनल पार्क में, और चाइना के अंदर सियोन प्रांत में वुलोंग नामक का स्थान है, वहां पे इसका प्रजनन स्थल और हासिन रिजर्व की स्थापना की गई है। फिर है कि IUCN का और भी कुछ बहुत से काम करते हैं, जैसे उत्तर जीव सर्वाइवल सर्विस कमीशन है इनके आयोग में, वो क्या एक रेड बुक को जारी करती है। ये रेड बुक वो बुक है जिसके अंदर जो
एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो लुप्त होने के कगार पे होते हैं या लुप्त हो चुके हैं, उनको इस रेड डेटा बुक के अंदर लिखा जाता है। इसका पहला संस्करण कब जारी किया है? इसका पहला संस्करण 1 जनवरी 1972 में जारी किया है, और नवीनतम पांचवा संस्करण नवीनतम जो 5वां संस्करण है वो 2 जनवरी 2010 के अंदर जारी किया गया है। और ये भी ध्यान रहे कि रेड डेटा बुक में विलुप्त प्राय या विलुप्त हो रही प्रजातियों और उसके बचाव को समग्र रूप में दिखाया जाता है। उनको वो उन्हें लाल पृष्ठों पे रखा जाता है, सफेद पृष्ठ पे जो व्हाइट बुक होती है उसको या व्हाइट पेजेस में उनको लिखा जाता है जो संख्या में बहुत कम हो और आंशिक रूप में कहीं जाति समाप्त न हो जाए, उनको व्हाइट बुक या व्हाइट पेज के अंदर लिखा जाता है। येलो रंग के अंदर वो लिखे जाते हैं जो जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, उनको पीले रंगों के पृष्ठों में रखा जाता है। और फिर ब्राउन कलर में रखा किनको जाता है, ब्राउन कलर में उन प्राणियों या जानवरों को जिनकी संख्या कम रही है, जिनका सही विवरण प्राप्त नहीं है और शंका हो कि ये इनकी संख्या कम हो सकती है, उनको ग्रीन बुक में रखा जाता है। और हरे पृष्ठों में उनके जिनकी संख्या में ऐसे जातियां जिन्हें बचा लिया गया है और जिनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उनको हरे रंग के पृष्ठों में रखा जाता है। और फिर है संकटग्रस्त पक्षियों की जातियां। अब इसमें बहुत से नाम दिए हुए हैं, जैसे सीवना सर्प और हिप्पू अजगर, हरा समुद्री कछुआ, हरी छिपकली, राजगिद्ध और हिगुल, बारहसिंगा, पूंछ बंदर, हरा मर्ग, योकन मर्ग, चीतल, सुनहरी बिल्ली, लोमड़ी, कस्तूरी मर्ग, चिंकारा जिसे भारतीय गजेला भी कहते हैं, गोरिल्ला, काला मर्ग जिसको इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं, ओरांग उटाल, नील गाय, गगनीय डॉल्फिन या गंगा की गाय, उदबिलाव, सुनहरा लंगूर, ऐसे करके नाम दिए हैं काफी। ठीक है, ये संकटग्रस्त पशुओं की प्रजातियां हैं। फिर संकटग्रस्त पौधों की भी है, जैसे रोइडा है, कीट पक्षी है, रेनिंग फेलियो है, कल्पवृक्ष है, संताकूज है, साइप्रस है, जीलेनलो है, गूगल है, चंदन है, सागा अंगूर है, सर्पगंध है, जंगली गुलाब है, रेटिकुलेटा है, इरिया अंडामिनिका है और आफियो ग्लोरस है। ये सारे संकटग्रस्त पौधे हैं। फिर है यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उन्होंने बायो रिजर्व उन सबको संरक्षित करने के लिए बायो रिजर्व बनाया गया है। इन संकटग्रस्त जीवों और पौधों को संरक्षित करने के लिए बायो रिजर्व है। भारत में 18 बायो रिजर्व हैं। कहाँ, जैसे पहला तमिलनाडु में नीलगिरी है, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में नीलगिरी है। अगस्ता मलाई जैसे केरल और तमिलनाडु के अंदर है। और मन्नार की खाड़ी है, जैसे कहाँ पे मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के अंदर है। सुंदरवन है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जैसे उत्तरांचल में। नौकरेन है, तुरार मेघालय में। मानस है असम के अंदर। डिब्रू सिखोवा असम के अंदर। ग्रेट निकोबार, ये कहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो हमने देखा कि भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो इन्हीं में पढ़ रहे थे। ग्रेट निकोबार कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर। सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। अंचन कुमार है, अंचन कुमार और अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। कच्छ कारण ग्रेटर मतलब गुजरात में सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर। और कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में। और फिर शेषाचलम आंध्र प्रदेश में अंदर। और सबसे बड़ा अपन ने बायोस्फीयर वह ग्रेट कच्छ कारण है, और इसकी लंबाई बता रखी है 1245 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर इसी के सम्मेलन में कि रामसर सम्मेलन नम भूमि को संरक्षण करने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? ये कहाँ पे हुआ था रामसर सम्मेलन?
ईरान में, ये ईरान के अंदर हुआ था रामसर सम्मेलन। और तो भारत के अंदर ऐसे रामसर सम्मेलन है, और रामसर नम भूमि को संरक्षण के लिए मगरजन परियोजनाएं भी हैं, जैसे 1975 में, और राइनो एक सींग वाला पांडा को संरक्षण करने के लिए 1987 में लागू की गई। फिर है कि हुंगल परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई। फिर है यूनेस्को विश्व के प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर घोषित करता है। तो 9 जैव मंडल जो विश्व धरोहर घोषित किए हुए हैं, ऐसे 9 जैव मंडल हैं जिनको विश्व धरोहर घोषित किया गया। सबसे पहले घोषित किया गया नीलगिरी, कब 2000 के अंदर। मन्नार की खाड़ी, अब ये भी पता होना चाहिए मन्नार की खाड़ी है कहाँ पे। अभी पढ़ा आपने मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर। सुंदरवन डेल्टा वो कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, और नंदा देवी है वो कहाँ पे, देखो उत्तरांचल के अंदर, उसको 2004 में घोषित किया गया। नौकरीना को 2009 में घोषित किया, पंचमेड़ी को 2009 में, सिमलीपाल को 2009 में, और अचना कुमार अमरकंटक को 2012 के अंदर। अचना कुमार और अमरकंटक कहाँ पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर निकोबार द्वीप समूह, निकोबार आइलैंड के अंदर। फिर देखो रामसर अभिसमय स्थल क्या होता है कि रामसर वेटलैंड्स क्या हुआ था कि ईरान का एक शहर है जिसमें रामसर शहर है। 1971 में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, और आर्द्र भूमियों को अभिसमय स्थल के रूप में संरक्षित करने की एक समझौता, अभिसमय जैसे वो जिस हालत में है उसी के रूप में उनको संरक्षित करने का एक समझौता किया गया। और 1975 में ये अस्तित्व में आया, और भारत में उसमें भारत में 1982 में इसमें शामिल हुआ, और वर्तमान में 160 देश इसके सदस्य हैं। तो भारत में 25 रामसर साइट्स हैं, और राजस्थान के अंदर 2 हैं, और मुख्य साइटें हैं देखो कि चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, उल्लर झील जम्मू कश्मीर के अंदर, हीरे के नम भूमि ये पंजाब के अंदर, लोग तलक झील मणिपुर के अंदर, सांबर झील राजस्थान के अंदर 2 ही हैं, केवला देवी नेशनल पार्क और सांबर झील। भोज नम भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दीपोर झील असम के अंदर, अष्टमुड़ी झील केरल के अंदर। और अभी भी जारी है कीर्तकणी मैंगो उड़ीसा के अंदर, कंजली झील पंजाब के अंदर, पूर्वी कालंता का नम क्षेत्र बंगाल के अंदर, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर, पॉइंट क्लाइमर तमिलनाडु के अंदर, पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में, बेमनाड़ा कोल नम भूमि केरल के अंदर, सस्टम कोटा केरल में, रोपड़ झील पंजाब के अंदर, छुआ मुरारी जम्मू कश्मीर के अंदर, अपंग गंगा उत्तर प्रदेश में अंदर, और रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में, होकेरा जम्मू एवं कश्मीर में, सुनीरसार मानर झील है जम्मू एवं कश्मीर में, और चंद्रताल है वो भी जम्मू एवं कश्मीर में। भारत सरकार के प्रयास जीव और जंतुओं को संरक्षण हेतु, और भारत में वन्य जीव सुरक्षा हेतु 1987 में वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। और फिर इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में बनाया गया, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू भी किया गया था जीवों को संरक्षण करने के लिए। राजस्थान के अंदर इस अधिनियम को 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था, और तभी से के 1972 से इस अधिनियम के पारित होते ही वन्य जीवों को शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और फिर कहते हैं कि 1942 का जो संविधान संशोधन था, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वन्य जीवों को समर्थ सूची में रख दिया गया। मतलब दोनों ही सूची में, स्टेट और सेंटर की दोनों की सूची में, जिसके अंदर अब राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों संबंधित कानून बना सकती है। दोनों स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल भी कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय पार्क और
राज्य सरकार के अधीन अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के अधीन तो क्या हुए, नेशनल पार्क्स को घोषित किया गया और राज्य सरकार के अधीन अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। और फिर कहते हैं वन्य जीवों को संरक्षण हेतु केंद्र सरकार परियोजना भी चलाती है, जैसे गिर लायन प्रोजेक्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान 1972 में चलाया, गेंडा प्रोजेक्ट कांजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए, रेड पांडा प्रोजेक्ट कांजीरंगा सिक्किम के अंदर जो भी बड़ा IUCN के हेल्प से चल रहा था, कोकाडेना प्रोजेक्ट नंदकानन उड़ीसा के अंदर, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट केदारनाथ उत्तराखंड के लिए, ये सब भारत सरकार चलाती है। फिर है कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्र में एक बाल परियोजना का शुभारंभ, पैंथ्रिएट टाइग्रस मतलब वैज्ञानिक नाम है, को राष्ट्र पशु घोषित किया गया था, कि टाइगर को राष्ट्र पशु कब घोषित किया गया था, 1 अप्रैल 1973 उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और फिर है कि राजस्थान के कैलाश सांखला जी हैं, राजस्थान के जो कैलाश हैं वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी जिसमें से स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर काफी मशहूर है। फिर है कि वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि से अशोक के बाद दूसरे स्थान है, कि राजस्थान में वन्य जीवों की संख्या की दृष्टि से वृद्धि में असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। और सार्वधिक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, वह है उदयपुर जिला। और राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाने हेतु VP सिंह समिति का गठन किया गया था। और फिर अब पढ़ते हैं वृक्ष पूजन से संबंधित कुछ परंपराएं, जैसे आंवला नवमी, ये वृक्ष का नाम है, उनकी विशेष पूजा की जाती है इसी परंपरा के तहत। जैसे आंवला नवमी में कब की जाती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को, बड़ अमावस ज्येष्ठ माह की अमावस को, पीपल पूजन जेठ माह की पूर्णिमा या प्रति रविवार को, आंवला एकादशी फाल्गुन शुक्ल 11 को, खेजड़ी पूजन दशहरा और जन्माष्टमी को, केला पूजन प्रति बृहस्पतिवार को, फिर है तुलसी पूजन प्रतिमा 13 को, डाब ग्रहण के अवसर पर, और शीतलाष्टमी नन्ही बालिकाओं द्वारा दूल्हा दुल्हन के वेश में बाल बगीचों में आना, शीतलाष्टमी होती है। फिर देवी देवताओं और उनके वाहन पशु या पक्षी, जैसे सिंह किसका वाहन है, दुर्गा माता का वाहन है, उल्लू किसका वाहन है, लक्ष्मी माता का, गर्दभ किसका वाहन है, शीतला माता का, मगर किसका वाहन है, गंगा का, हिरण किसका वाहन है, वायु का, बैल नंदी बोलते हैं जिसे शिव जी का वाहन है, मुश्क किसका वाहन है, गणेश जी का वाहन, बाघ कात्यायनी माता का ये वाहन है, ऐरावत जो हाथी होता है वो किसका वाहन है, इंद्र का, कर्म यमुना का, हंस सरस्वती का, गरुड़ विष्णु का, मयूर कार्तिकेय का, कुत्ता भैरव जी का वाहन है। फिर राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभयारण्य। और स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे खुली छूट थी से शिकार करने की। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी में हरे जंगलों में जलवायु की विविधता के कारण भिन्न भिन्न जातियों के वन्य पक्षी मिलते थे, परंतु फिर शिकार के अनियंत्रित और निष्प्रयोजन के परिणाम स्वरूप ये इनको वन संपदा और को हानि हुई और कई प्रमुख प्रजातियां तो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गई, जैसे पिंक हेडेड लिक्स चीता, गोडावन पक्षी ये शिकार के कारण विलुप्त होने की कगार पे हैं। और वन जीवों की संरक्षण की व्यवस्था होना अनिवार्य है, तभी प्राकृतिक संतुलन हम बना सकते हैं प्राणियों और वन्य जीवों के अंदर। विश्व में वन्य जीव संरक्षण का सर्वप्रथम कार्यक्रम लिखित प्रमाण में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। और भारतीय संविधान
के बाद 4 के अनुच्छेद 48 क और 51 क में वन्य जीवों को सुरक्षा का प्रावधान उल्लेखनीय है। और वन्य जीव में वे पशु पक्षी होते हैं जो अपने मतलब वन्य जीव वे किसको कहते हैं? वन्य जीव उनको कहते हैं जो वे पशु पक्षी होते हैं जो अपने प्राकृतिक आवासों से स्वतंत्र रूप से रहते हैं और जिनमें मनुष्य में पालतू नहीं बनाया होता है। इनमें स्तनधारी और स्त्री वृक्ष और पक्षी भी आते हैं। फिर है कि राजस्थान में टोंक जो ऐसी रियासत थी उन्हें सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया, वो भी 1901 के अंदर। और फिर राजस्थान में पहला वन संरक्षण अधिनियम 1912 के अंदर लागू किया गया और ये 1930 तक था। और राज्य सरकार के अंदर सर्वप्रथम 1950 में कतिपय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसमें कबूतर व मोर की सुरक्षा का प्रावधान था। 1951 में पुनः राजस्थान पशु पक्षी अधिनियम लागू किया गया और 1958 में जारी किए गए राजस्थान वन्य अधिनियम के अनुसार वनों को 3 श्रेणियों में के अंदर विभाजित किया: रक्षित, आरक्षित और एवं आखेट निषेध क्षेत्रों में है। और फिर वन्य जीवन के संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण दिवस था 7 नवंबर 1955 को जब 3 स्थान सरिस्का अलवर, दर्रा कोटा के अंदर, केवला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर और जयसमंद उदयपुर वन विहार धौलपुर और घना अभ्यारण्य भरतपुर क्षेत्र को महाराजाओं के आखड़ क्षेत्र थे। ये आखड़ क्षेत्र हुआ करते थे। ये 7 जो ये जितने भी नाम लिए, सरिस्का, दर्रा, केला देवी अभ्यारण्य, जयसमंद वन विहार और घना अभ्यारण्य के सारे राजाओं के आखिर क्षेत्र होते थे। यहाँ पे वन्य जीवों के आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई थी। और जब वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ तो इन्हीं के अंतर्गत आदों को राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य बना दिया गया। अब वन्य जीवन स्थलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला के राष्ट्रीय उद्यान, राज्य के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्यों की संख्या कुल 26 है और आखेट क्षेत्र 33 है। और फिर कह रहा है कि भारत सरकार 1972 में लागू किए वन्य जीव अभ्यारण्य के आधार पर ही राज्य सरकार ने 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव संरक्षण लागू किया, जिसमें बाढ़ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 से प्रावधान की गई। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अभी पढ़ा था कि 1942 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो वन और वन्य जीवों को समृद्ध सूची में डाल दिया गया। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। और राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन तीनों के बारे में अपन डिटेल्स में होते हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। ये राजस्थान का प्रथम अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय उद्यान तक दर्जा प्राप्त किया है। और ये जयपुर रियासतों का पहले निजी शिकारगाह हुआ करता था। ये सवाई माधोपुर में स्थित है और भारतीय बाघों के नाम से विख्यात यह अभ्यारण्य स्थित है रावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर। रावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम स्थल पर यह स्थित है। और इसे अभ्यारण्य के रूप में 1955 में 55 अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन अभी रणथंभौर बोर्ड संभालता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 1973 के अंदर
टाइगर जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जो राजस्थान में बाघ परियोजना का जन्मदाता और राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांखला द्वारा काफी प्रोत्साहन मिला था इसमें, इस योजना को। फिर है कि इसको ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें विश्व बैंक की सहायता से इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है और देश से सबसे कम क्षेत्र की बाघ परियोजना है। सबसे कम क्षेत्र की बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर जो बाघ परियोजना है वो सबसे कम क्षेत्र की बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना विश्व वैज्ञानिक जीवों वन्य जीव कोष द्वारा चलाई जाती है और भारत में कुल 32 अभ्यारण्य है, 32 अभ्यारण्य जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। और इस उद्यान में सीताफल व धोक वन बहुत मात्रा में मिलते हैं। धोक वन है जो ये बहुत मात्रा में मिलते हैं। और इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले जो लाल सिर का जो चौथा वो भी मिलता है। और 2008 में पहला बाघ विस्पातन भी रणथंभौर में किया गया था, जिसके अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 2 प्रसिद्ध बाघ का नाम सुल्तान और बाघिन बबली का विस्पातन सरिस्का से हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। मतलब सरिस्का अभ्यारण्य से इनको रणथंभौर इस वाले पार्क के अंदर लेके आया गया। फिर इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि बाघों की गणना कैसे की जाती है। बाघों की गणना 3 तरीकों से की जाती है, कैमरा ट्रैकिंग के द्वारा, डीएनए तकनीक के द्वारा और पद्मार्क विधि के द्वारा। और इस राष्ट्रीय जो ये है रणथंभौर नेशनल पार्क में यहाँ पे काफी नामचीन स्थल भी आ रखी है। 1960 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी आई थी। 1985 में राजीव गांधी और बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह जी ये सारे इस पार्क के अंदर आ चुके हैं। और पर्यटनों के मनोरंजन हेतु रणथंभौर में टाइगर सफारी और क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। और टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जाना प्रस्तावित है। और रणथंभौर के आसपास के वन क्षेत्र कंबाली जी, सवाई मानसिंह जी और केवला देवी अभ्यारण्य में शामिल है। और ये वृहद अभ्यारण्य बनाया है जिसका कुल क्षेत्र 1334 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें मछली नामक बाघिन है जो जालरा वाली बाघिन के नाम से भी जानी जाती है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर महाराजा माधव सिंह द्वारा निर्मित भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर में है। और रणथंभौर किला और कुकुर घाटी और कुत्ते की छतरी आदि पर्यटन स्थल है। रणथंभौर अभ्यारण्य में मीठे पानी के 3 झील है, राजबाग झील, मलिक तालाब व पदम तालाब। और रेड बुक में अंकित काल गरुड़ भी ऐसा वो पक्षी जिसमें भगवान राम को सीता के अपहरण की सूचना दी थी, वह केवल रणथंभौर पार्क में ही मिलता था। और ग्रेट पिजिन और पेंटेंट स्टार, रंगीन सारस और ब्लैक स्टार, काले सारस और व्हाइट सारस भी यहाँ पे देखे जाते हैं। फिर है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में है। और ये पक्षी ये केवला देवी गणा उद्यान पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थल भी है। और इसकी स्थापना 26 अगस्त 1981 में की गई थी, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थल है और पक्षियों का स्वर्ग भी कहलाया जाता है। 1985 में इसको विश्व की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया और राज्य का प्रथम अभ्यारण्य भी है। और इस अभ्यारण्य का निर्माण भरतपुर के तत्कालीन शासक किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। और यह अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ दिल्ली, आगरा, जयपुर पर अवस्थित है। और इस अभ्यारण्य में कुल 59 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये विश्व के 10 शीर्ष अभ्यारण्यों में शामिल है। और राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी यहाँ पे स्थित है। केवला देवी मंदिर है यहाँ पे। और
और इसी गाने से केवला घने जंगलों के गाने से केवला देवी घना अभयारण्य भी कहते हैं। और इस उद्यान में बाण गंगा नदी अनजाना बांध है जो यहाँ जलापूर्ति करता है। और रेड बुक में सैनिक जांगिर और सैनिक टिटरा पाए जाते हैं। जो रेड बुक में अंकित सैनिक जांगिर और सैनिक टिटरा नाम के जीव पाए जाते हैं। और जल में बबूल नामक विशिष्ट वनस्पतियां पक्षियों द्वारा खाई जाती है। और मोथा घास पक्षियों खाई जाने वाली मोथा घास व पक्षियों एंचा घास जिसमें उलझ के पक्षी मर भी जाते हैं, ये भी यहीं पाई जाती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी साइबेरियन एक रशियन पक्षी है, वो अक्टूबर या नवंबर माह में यहाँ पे आते हैं। और कूटर्स और पिटेंस महाबग और मिलार्ड रोजी फोल्टर आदि यूरोपियन पक्षी भी केला देवी नेशनल पार्क में आते हैं। कि यहाँ पे लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते भी मिलते हैं। यहाँ लाल गर्दन वो लाल सिर वाले थे। देखो यहाँ लाल सिर वाले तोते थे और ये लाल गर्दन वाले हैं केवला देवी के अंदर, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और व्हाइट ईगल पैरागिन के लार्ज ऑग लेप्री जैसे शिकारी पक्षी भी दिखते हैं यहाँ पे। ये सब बताया कि इस अभयारण्य में चौकोर जो ऐसा पक्षी जो सिर्फ बरसात का पानी पीता है वो भी पाया जाता है। और मशहूर पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली भी की कार्यस्थली भी केवला देवी नेशनल पार्क ही रहा है। और ये एक बहुत बड़ी नम भूमि भी है राजस्थान के अंदर। WW जिसमें पक्षी व नम भूमि चेतन केंद्र भी है। और राजस्थान का पृथक अभिसमय व नम भूमि वेटलैंड प्रथम ये वेटलैंड भी है, दूसरा सांबर है। और गोवर्धन ड्रेन योजना के तहत पाइप के द्वारा इसमें पानी छोड़ा गया। फिर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कोटा झालावाड़ 12 जिलों में विस्तृत विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जून 2012 को दिया। और तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी इसके अंदर चलाया गया, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी। और फिर क्या है कि पहले इसका नाम दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य था, अब इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया कब 2006 के अंदर। और सर्वाधिक घड़ियाल और सारस इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और आदि मानव के शैलाशिर व शैलचित दर्रा अभ्यारण्य में स्थित मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर वन्य जीवों को पास देखने के लिए जामरा, अमरा, तलाई और बोड़ा रामसागर आदि स्थान में अवलोकन स्थान ओदियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर हड़ौती शासक मुकुंद सिंह, इसका नाम मुकुंदरा हिल्स क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो एक हड़ौती के जो शासक था मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका बोल सकते हो पासवान को अबली मीना के नाम पर अबली मीना महल बनाया था। और जिससे इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। और तब इस प्रकृति प्रेमी शासक के नाम पर ही मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क रखा गया। और बारडोली का शिव मंदिर भी है यहाँ पे। और गागरोन तोते विज्ञान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हिरण तोता व हिंदुओं का अशोक लोचन आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। फिर वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य 26 कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य 26 वन्य जीव अभयारण्य। पहला है सरिस्का अभयारण्य। और सरिस्का अभयारण्य इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में की गई थी। और इसमें दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया। दर्रा में जैसे तीसरा चलाया गया, उसमें दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व प्रोजेक्ट भी चलाया गया। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। इसी में RTDC राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा टाइगर डेन और इसमें उनके होटल भी मिलते हैं टाइगर डेन के नाम से। और यहाँ पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट की मीटिंग भी ली थी। और इसको राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के लिए अधिसूचना जारी की, लेकिन सरकार ने अब तक इसको
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया। इस अभयारण्य में 4 मंदिर है, जैसे ताल वृक्ष मंदिर, भृतहरि मंदिर, पांडुपोल मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और फिर कि यहाँ पे कि ग्रीन पिजन प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध सरिस्का के अलावा यहाँ पे थावला गांव में, तिलोरा गांव अजमेर में पाए जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये सरिस्का में इन सब के बारे में कि सरिस्का में काली घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक मोर घनत्व पाया जाता है। और 1963 में मोर को 1963 में राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया था। और एनएल मल्होत्रा समिति ने बाघों के विलुप्त होने की जांच के लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित की थी, आरएल मल्होत्रा नाम से, रीड इंट्रोडक्शन योजना, जिसके तहत मछली जो एक टाइगर था उसको स्थानांतरित किया गया था। और फिर है कि टाइगर क्वीन नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी किसी काम के लिए। और औरंगजेब के भाई दारा सिकों को यहाँ कांकड़ किले में कैद कर रखा था, ये कह रहा है। फिर सरिस्का ए वन्य जीव, ये राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। सरिस्का ए नाम से है जो, ये राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। दर्रा वन्य जीव के बारे में पढ़ लिया अपन ने कि ये मुकुंदरा हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। कोटा झालावाड़ और कोटा झालावाड़ जिले में है। और फिर वन्य विहार अभयारण्य, ये धौलपुर जिले में है। राष्ट्रीय राजमार्ग से 13 किलोमीटर दूर है। और ये 1955 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर है कि साइबेरियन हिल का साइबेरियन हिल दूसरी जगह यहाँ पे भी पाए जाते हैं, वन विहार अभयारण्य के अंदर भी। फिर है जयसमंद अभयारण्य, जलजीरों की बस्ती के उपनाम से विख्यात है, उदयपुर जिले के अंदर है। ये बगेरों और गोरा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में जयसमंद झील है और रियासत कालीन में 6 ओदियां व रूठी रानी का महल बना हुआ है। तो पूछेगी रूठी रानी का महल कहाँ बना हुआ है, जयसमंद झील कहाँ पे है ये अभयारण्य? जयसमंद जयपुर में। फिर है कि माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। और 1960 में इसकी स्थापना की गई। 326 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके अंदर जंगली मुर्गे और सबसे खूबसूरत जंगली मुर्गे और सबसे खूबसूरत छिपकली यूग्लेफेरिस वैज्ञानिक नाम है, जो भी दिखती है। और ध्यान में रहे ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया आबू पर्वत पर मिलती थी। और यहाँ पे एक विशेष, यहाँ पे एक प्रकार की घास तारा पाई जाती है जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रेटोबेलिट कैलोसम है। और ये सब है। फिर है कि कुम्भलगुड अभयारण्य, ये लोमड़ी की प्रजनन स्थल के लिए विख्यात है। 1971 में इस अभयारण्य को उदयपुर राजसमंद पाली के क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में इसको बहुत से भूभाग में, जिसमें ऐतिहासिक भूगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़। फिर है कि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली रहा है, उदय सिंह की पालन स्थली रहा है और कुंभा की मृत्यु स्थली रहा है। और चौथा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कानूनी रूप से इसे स्वीकृति नहीं मिली है। ये राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जिसे 2 नदियां बनास व साबरमती निकलकर अलग अलग स्थानों पर जाती है। और इस अभयारण्य से निकलने वाली मथाई नदी के किनारे 1444 खंबे हैं। और जनक नामक व्यापारी के आर्थिक सहयोग से देव पावक शिल्पी में यह मंदिर त्रिलोक दीपक नाम से भी प्रसिद्ध है। और कुंभलगुड में खमने राजसमंद नामक स्थान पर चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। खमनोर कुंभलगढ़ अभयारण्य में मिलता है। और एंटीलोप प्रजाति का चौसंगा हिरण पाया जाता है। और इस अभयारण्य में चौसंगा व सीता हमारे माता अभयारण्य में भेडल कहा जाता है। यह अभयारण्य जंगली
जंगली घुस्सन मुर्गे जिन्हें ग्रे पेंटेड कॉक भी कहा जाता है के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर ताल छापर काफे सुजानगढ़ चूरू के अंदर पाए जाते हैं। काले हिरणों की चरनी स्थल या कृष्ण मर्ग की चरनी स्थल के रूप में विख्यात है। 1971 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया और गुरुद्रोण के नाम से भी विख्यात है। और रावदुद्दा के पुत्र ने बिदासर कस्बा बसाया था। और राव विद्या की छतरी कांपे ताल छापर के समीप गोपालपुरा गांव में बनी हुई है, जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ शुक्ल नवमी को विद्या जयंती बनाई जाती है। हिरण का संसार भी कहा जाता है इस स्थल को, ताल छापर को। और यहाँ पर कृष्ण मृगों की गणना वाटर होल काउंट पद्धति के आधार पर होती है। और मई माह की पूर्णिमा को हमेशा मई माह के पूर्णिमा को किया जाता है। और इस अभ्यारण्य में हिरणों के साथ साथ कुब्जा जो पक्षी होते हैं, जो ऊपर बैठ के गाय भैंसों पे बैठ के वो जौ खाते हैं, कुब्जा पक्षी, वो भी देखे जाते हैं। और पानी के पठार उत्तरी अफ्रीका से भी यहाँ पे कुब्जा पक्षी आते हैं। और कुब्जा राजस्थान में विरह का प्रतीक पक्षी है, जो अपने जोड़ीदार की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं करता है। और इस पक्षी का दर्शन सितंबर से मार्च तक किया जा सकता है। फिर है कि जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में खींचवा गांव में भी कुब्जा के लिए प्रसिद्ध है। और लेंगल फॉल्कन बाज की प्रजाति के शिकारी पक्षी के दर्शन भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पे प्रतिवर्ष हंस प्रजाति का बारेन गुंज, लद्दाख व तिब्बत से प्रवास व गेलमुंड गुंज सिल्की सवन, जिसका वैज्ञानिक नाम एंसर भी मिलते हैं। और यहाँ पे ये सब बता रहे हैं, मोती घास और ये सब। सीताराम में अब किसके लिए मशहूर है? चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मल्लार के पठार के संगम स्थल पर स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और ये सांगवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है। हिमालय पर्वत के पश्चात माउंट आबू व सीतारण्य अभ्यारण्य, दो स्थान पर अपने को सागवान के वन मिलते हैं। और यहाँ पे औषधीय वृक्ष भी पाए जाते हैं, ये सब बता रहा है। और सीता माता अभ्यारण्य में जाखम, करमोई, सीता माता, टांकिया व नौलेश्वर नामक 5 नदियां का संगम पाया जाता है। और 5 नदियों का संगम, 5 जाखम, करमोई, सीता माता, टांकिया व नालेश्वर नामक उन 5 नदियों का संगम पाया जाता है सीता माता अभयारण्य के अंदर। पीली रंग की विशेष प्रकार की उड़ने वाली गिलहरी भी सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। रेड फ्लाइंग क्विटन पेटोरिसिस एल्बी वेंटर और स्थानीय भाषा में मशोवा भी कहा जाता है। इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है। महुआ के वृक्ष, ये जो चिपकी होती है महुआ के वृक्ष, महुआ के वृक्ष में कोटरे बनाकर छुपती है। और ये काफी 100 से 200 फीट की दूरी तक छलांग लगा सकती है। ये जो सीता माता अभयारण्य है, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। और असम में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य। इस अभयारण्य के आर्कटिक विश्व के सबसे छोटे बीज वाले पादप की 2 दुर्लभ प्रजाति एरिडिस किस्म व जुकरजाइन स्ट्रेमेटिका पाई जाती है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य है। और इस अभयारण्य में आर्किड विश्व की सबसे छोटी बीज वाले पादप की 2 दुर्लभ प्रजातियां एडिडिस क्रिस्पम और जुकजाइन स्ट्रेटोमेटिका पाई जाती है इसके अंदर। फिर लोरी की पक्षी और राजस्थान की सबसे सुंदर छिपकली यूकेरियोफिलिस वह रात्रि प्राणी जिसे राष्ट्रीय भाषा में आड़ा तुगला बीसी अभयारण्य में पाया जाता है। और राजस्थान की सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध बीसी अभयारण्य में है। और गर्म और ठंडे पानी की 2 प्राकृतिक झील वैसे लवकुश
भी यहाँ पे स्थित है और करमोई नदी का उद्गम भी यहाँ पे है। फिर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये कहाँ पे ये अभ्यारण्य चंबल नदी के पर स्थित मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संयुक्त अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संयुक्त अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य राजस्थान में कोटा में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कोटा में फैला हुआ है और बुंदी, स्वाइन, करौली आदि जिलों के लगभग 274 किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है। और 1978 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया और जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थल व घड़ियाल का संसार के नाम से ये विख्यात है। जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थल व घड़ियाल का संसार के नाम से ये मशहूर है। कौन से? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य के साथ साथ इस अभ्यारण्य के कुछ भाग राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में शामिल किया गया है। और ये अभ्यारण्य राज्य का एक मात्र अंतर्राज्य अभ्यारण्य है जिसमें गांगे, सूप, चंपल, गंगाई, डॉल्फिन, स्थानीय भाषा में शिशुमार मछली, एक विशिष्ट प्रकार के स्तनपायी जीव पाया जाता है और घड़ियालों को सर्वोत्तम प्राकृतिक आवास व सुरक्षा और प्रजनन के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के देवरा में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थल है। घड़ियाल प्रजनन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंदर। और इस अभ्यारण्य में गेपरनाथ मंदिर भी स्थित है। और अरावली पर्वतमाला और गेट विंध्याचल पर्वतमाला है इसी अभ्यारण्य के अंदर। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। दो पर्वतों को मिलने वाली यह स्थिति ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। और फिर नाहरगढ़ अभ्यारण्य वो जयपुर में स्थित है। 52.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसे 1980 में इसको दर्जा मिला और ये दूसरा राज्य का पहला जैविक बायोलॉजिकल पार्क है। और 18 सितंबर 2007 को निर्मित हुआ है। और 5 किलोमीटर क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लगाई गई है। यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। और इस उद्यान के विरासत रूप में 3 शिकार हो दिया। वनस्पति के अतिरिक्त रामासागर जलाशय मिलता है। यहाँ पर आथुनी के कूड़ों के झरने थे जो अमीन शाह के नालों को सदैव जलमय व हरा भरा रखते हैं। इस अभ्यारण्य में देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया और मुख्यतः चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देने लायक है कि भालू के संरक्षण हेतु वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 2006 में एंटी फैली सफारी की व्यवस्था की गई और लाइन सफारी को शुरू करने की घोषणा की गई। फिर 12वां जम्मूगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर में स्थापित 1992 में बनाया गया था और 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये जयपुर के पुराने शिकार के लिए प्रसिद्ध था। और जम्बुआ माता का मंदिर इसी अभ्यारण्य में है। जो कुशवा वंश की कुल देवी थी वो जम्बुआ माता का मंदिर वो कुशवा वंश की जयपुर में था। रामगढ़ व हवोदा नाम की 2 झील पाई जाती है। फिर जवाहर सागर कोटा बैराज वह जवाहर सागर बांध के किनारे पर स्थित है। ये जवाहर सागर बांध अभ्यारण्य 1975 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। जियोमोर्फोलॉजी पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। पूर्णतः प्रदूषण रहित स्थल है। यहाँ पर मानव निर्मित कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर ये एक जलीय अभ्यारण्य है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान भी है। कहाँ पे? ये जवाहर सागर अभ्यारण्य में। और सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं और मगरमच्छ के नंगे हाथों में पकड़ने में सिद्धिहस्त रामचरण मीना को देसी स्टीव इरविन के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभ्यारण्य में पूरे राष्ट्र में सबसे पहले घड़ियाल संरक्षण करने का गौरव प्राप्त है। और इसी अभ्यारण्य में घड़ियाल के प्रजनन के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे? जैसलमेर बाड़मेर में संयुक्त रूप से स्थित है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसमें स्पीयर रिजर्व पार्क बनाया गया है जाना प्रस्तावित है। और इस अभ्यारण्य में कुल 3162 वर्ग किलोमीटर में और 1900 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर में और 1262 किलोमीटर बाड़मेर में स्थित है। इसकी स्थापना 8 मई 1961 में की गई। ये एकमात्र का राष्ट्रीय उद्यान है जो अब तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है
वास्तव में अभी तक इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। और जबकि भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में 8 मई 1962 भारतीय वंश जीव सर्वेक्षण को भेजा था। और इस अभ्यारण्य में 60 मीटर चौड़े इलाके सीरीज जिसमें होने वाली सेवन घास और गोडावन पक्षी अपने अंडे देते हैं। और इस इसीलिए गोडावन की ये सभी स्थल भी कहलाती है। कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान भी। फिर है कि ऑकलैंड वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी हम इसके अंदर इसी अभ्यारण्य के मध्य में अंकल गाँव में। और ये है कि 1981 में राष्ट्र पक्षी के रूप में घोषित गोडावन जो मालमोर्डी सोनचिड़िया है मुदुनमेर उपनाम या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से विख्यात है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरियोटियस नाइग्रोसिस है और इसी उद्यान में पाया जाता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सुंदर मुख वाले सुनहरे काले हिरन, ग्रास हॉपर, टिड्डियां दल के एवेंचर, मेंढक प्रजाति, मरुबिल्ली, चिंकारा, तिमोर, किंग कोबरा, प्यूना विषैले सांप है, चिंकारा, स्पेड वाइस और आदि जंतु का मुख्य केंद्र है। शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में अफ्रीका चीतों को बढ़ाया जाएगा। तो जून 2019 अभ्यारण्य को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव है। यहाँ पर पानी को एकत्रित करने के लिए भूमिगत पाइप के माध्यम से टैंकों से जल का निर्माण किया गया जिन्हें गजरल के नाम से जाना जाता है। फिर रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य बूंदी में है और पाइथन अधिकरण की सरणी स्थल के नाम से विख्यात है। मेज नदी इसी अभ्यारण्य में से गुजरती है और ये इसके अंदर रामगढ़ महल भी स्थित है। और राष्ट्रीय पशु बाघ स्वतंत्र रूप से विचरित करते हैं। रणथंभौर के बाघों का जिच्चा घर भी कहलाता है। और फिर है भैंसू रोड अभ्यारण्य घड़ियालों के पसंद के नाम से विख्यात है। राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित है और इसको 1993 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और चंबल में बामनी नदी के साथ साथ फैला हुआ है। बेंस रोड अभ्यारण्य में बड में मानदेसर का पठार एवं सटाल ढीलों वाली संकरी घाटियां, खो व ग्रेनाइट सैंडस्टोन व क्वार्टजाइट चट्टानों के लिए विख्यात है। केवला देवी अभ्यारण्य कांपिया, करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। और अभ्यारण्य में धोकड़ा के वन के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भाग भी बना हुआ है और इसमें डॉगलैंड नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 में है, इसकी लंबाई है। टाटगढ़ फिर है ये। फिर फुलवारी नील अभ्यारण्य कहाँ पे उदयपुर राजसमंद पाली में संयुक्त में। तो ऐसे फिर आखेटी क्षेत्र में बहुत से हैं। और आखेटी क्षेत्र में शिकार निषेध क्षेत्र होते हैं। सावंतसर कोटसर चूरू का राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वाला आखेट निषेध क्षेत्र है। तो कनक सागर बूंदी राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। जोधपुर में सर्वाधिक 7 आखेट क्षेत्र है। यहाँ पर जाम्बेश्वर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। बीकानेर में 5 और अजमेर में 3 आखेट क्षेत्र हैं। फिर ये बताया गया राज्य में मृगवन कहाँ पे, दुर्गपुर मृगवन, चित्तौड़गढ़ में सज्जनगढ़ वन मृग व माचे सफारी पार्क व जय संजय उद्यान मृगवन, पंचकुंड पुरस्कर मृगवन, अशोक विहार मृगवन, अमृता देवी मृगवन वन। फिर राज्य में जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, कोटा जंतुआलय। और विभिन्न समितियां बनाई गई थी बाघ को संरक्षित करने के लिए। स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन 1996 में, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एक्शन ऐसे बनाए गए थे। फिर है कि राजस्थान में पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया था, वह जालोर सिरोही में। और सुधा माता के क्षेत्र में मोर अभ्यारण्य कहाँ है, झुंझुनू में प्रस्तावित है। तो गाय अभ्यारण्य अजमेर में संभाग में प्रस्तावित है। टोंक में बिशलपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य भी विकसित किया जाना है। जैसलमेर शाह बलद क्षेत्र में
केंद्र सरकार ने देश का प्रथम चीता अभयारण्य पैंथर सेंचुरी घोषित किया है, जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण व वन्य जीव मंत्रालय सरकार द्वारा अफ्रीका व ईरान से चीतों को यहाँ पर स्थानांतरित करेगा। और ज्ञात रहे कि चीता बाद में पूर्णतः चीता जो पैंथर है वो पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। और रावली टाटगढ़ के साथ साथ रामगढ़ विषधारी को बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। और ये सब है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य में बघेरों को संरक्षित किया जाएगा। और गिद्धों को बचाने के लिए जोड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। भारत का तीसरा रिजर्व करना है। पहले दो अन्य पिंजौर हरियाणा के अंदर, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर। मरुस्थलीय जीवों को संरक्षण के लिए बीचवाल बीकानेर में मरुस्थलीय जीवों डेजर्ट जू की स्थापना करना है। और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए राज्य में पहला CDM प्रोजेक्ट बीकानेर की बीकमपुर रेंज में लगाया जा रहा है। CDM प्रोजेक्ट बीकमपुर रेंज में लगाया जा रहा है। ढूंढलो झुंझुनू में देश का 5वां राज्य का प्रथम गंधर्व अभयारण्य है। और 1905 में वन्य जीव अधिनियम के तहत 48 प्रकार के वन्य जंतुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान में 8 जिलों में सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या खेत निषेध क्षेत्र नहीं है। किसमें? सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, मूसा के अंदर ना तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ना कोई वन्य जीव अभयारण्य है, ना खेत निषेध क्षेत्र है। और मृगवन व जंतुआलय भी नहीं है। भारत का पहला वनस्पति मरु उद्यान माचीरा सफारी पार्क जोधपुर में, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में है। राज्य में ये बताया, राज्य में मृगवन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ मृगवन, सज्जनगढ़ मृगवन वो उदयपुर में है। और संजय उद्यान शाहपुरा कहाँ पे? जयपुर में। पुष्कर मृगवन अजमेर में। अशोक विहार मृगवन जयपुर में है। अमृता देवी मृगवन खेरी जोधपुर में। ये सबको बता रहे हैं। प्रमुख जीव यहाँ पे चिंकारा नीलगाय है, इन सब के बारे में। फिर है बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? नारगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में, मांचा जैविक उद्यान जोधपुर में है। और अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में। तो कहाँ जैविक उद्यान है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। जयपुर वाले का नाम नारगढ़, उदयपुर वाले का नाम सज्जनगढ़, जोधपुर वाले का नाम माचिया व कोटा में अबेड़ा। और फिर है ये अलग अलग 33 राज्य में ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर प्रत्येक जिले में अलग अलग प्रजातियों के वन्य का पालन किया जाता है, जिनके नाम से वो जिला है। जैसे अजमेर में खड़मोर, अलवर में सांबर, बांसवाड़ा में जलपीपी, बारा में मगर, बाड़मेर में मरु लोमड़ी, भरतपुर में सारस, भीलवाड़ा में मोर, बीकानेर में बटतीतर, बूंदी में सुबीर, तोड़मे में चौसिंगा, जालौर में भालू व झालावाड़ में गांव में ग्रीन तोता। ऐसे करके अलग अलग जीव का संरक्षण किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का पाठ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।